हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे चैनल पे एनसीईआरटी बेस्ड साइंस की क्लास चल रही है, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डिफेंस सेक्टर, सुपर टेट, सीटेट या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके इस एग्जाम में साइंस से क्वेश्चन आते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बेस्ड साइंस को बेसिक से लेके हाई लेवल तक के डिस्कस कर रहे हैं। हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। तो जैसे आप सबने इससे पहले पढ़ा था रक्त के बारे में, रक्त क्या होता है, रक्त के भाग क्या होते हैं, रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है, हमारे शरीर में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, इन सब के बारे में आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक इससे पहले की वीडियोज को नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रक्त के भाग क्या होते हैं, आरबीसी के कितने भाग होते हैं, फिर आरबीसी का क्या काम होता है, डब्ल्यूबीसी के भाग कितने होते हैं, डब्ल्यूबीसी का क्या काम होता है, कौन सी डब्ल्यूबीसी एलर्जी को नष्ट करती है, कौन सी डब्ल्यूबीसी पैथोजेंस को नष्ट करती है, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस कैसे होती है, हमारे शरीर के अंदर का ब्लड का क्लॉट क्यों नहीं बनता, फिर चोट लगने पर क्लॉट क्यों बन जाता है, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कॉपी पे लिख के बैठिए ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बना सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या है, रक्त के भाग। तो रक्त आपको दो भागों से मिलकर बना होता है, किससे किससे, प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से। तो प्लाज्मा का भाग कितना होता है, लगभग 55 से 60% भाग आपका प्लाज्मा होता है। उसके पश्चात जो शेष भाग बचता है रक्त कणिकाएं, कितना 40 से 45% भाग आपका रक्त कणिकाओं को होता है। यह इन्हें रक्त कोशिकाएं भी कहते हैं। और रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं, तो आपकी जो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में आपको समझाया था। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हमारे रक्त में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। आरबीसी को हम इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। अब आप तो चीज़ें समझ गए। रक्त के भाग क्या होते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा रंगीन तरल भाग है तथा प्लाज्मा रक्त को श्यानता उपलब्ध कराता है। श्यानता का मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी। किसी भी द्रव के जो बहने का गुण होता है वही क्या होता है, श्यानता होती है। तो हमारा ब्लड जो फ्लो कर पाता है किसके कारण कर पाता है, प्लाज्मा के कारण। अब जैसे आप इमेज देख सकते हैं, हर पॉइंट को मैं इमेज लगा के समझाती हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, हमारा रक्त का भाग दिखाया गया। जैसे प्लाज्मा, ये आपका प्लाज्मा का भाग है, कितना होता है 55 से 60% जो भाग होता है आपका प्लाज्मा का होता है। उसके पश्चात जो शेष भाग बचता है वो आपका क्या होता है, रक्त कणिकाओं का। और रक्त कणिकाएं आपकी कितनी होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये भाग जो होता है आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का है, और ये भाग किसका है, आरबीसी का, और ये आपका किसका है, प्लाज्मा का। तो सर्वाधिक कौन सी रक्त कणिका पाई जाती है, आपसे एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो सर्वाधिक आपकी पाई जाती है आरबीसी। कौन सी पाई जाती है, आरबीसी। और रक्त में सर्वाधिक किसका भाग होता है, प्लाज्मा का या रक्त कणिकाओं का। तो सर्वाधिक भाग किसका होता है, प्लाज्मा का। और रक्त किसके कारण बह पाता है, फ्लो कर पाते हैं, किसके कारण, प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण। और रक्त में कितनी प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। क्लियर हो क्या। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिएगा, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जो भी पॉइंट मैं ले रही हूँ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। अब प्लाज्मा में भी आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रोटीन पाई जाती हैं। रक्त का 55 से 60% भाग क्या होता है, आपका प्लाज्मा। उसी प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्बुमिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथर्मिन प्रोटीन। ये तीनों प्रोटीन आपकी किस में पाई जाती है, प्लाज्मा में। जैसे प्लाज्मा में फिर क्या होता है, 92% भाग जल का होता है, 7% आपका प्रोटीन होती है
और 1% क्या होते हैं, अन्य पदार्थ होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं उन्हें हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि इस पीडीएफ को आप लेंगे, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ से जब इसका रिवीजन करें तो आपको हाईलाइटेड चीज़ें तुरंत याद आ जानी चाहिए। और आपको अपने नोट्स भी इसी तरीके से बनानी चाहिए, कॉपी में नोट कीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उसे हाईलाइट कर दीजिए, ताकि एक बार आपको पढ़ लिया, दोबारा पढ़ेंगे तो सिर्फ हाईलाइट चीज़ों को देख लेना है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको याद रखनी है। और हमारा अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है और प्लाज्मा में 92% भाग जल का होता है, 7% में आपकी प्रोटीन पाई जाती है। कौन कौन सी? एल्बुमिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन व प्रोथाम्बिन प्रोटीन। 1% भाग में अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा हमारे रक्त के पीएच मान को भी नियंत्रित करता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। और ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? तो ब्लड की प्रकृति होती है क्षारीय। कोई भी पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है कि क्षारीय, इसका निर्धारण किसके माध्यम से करते हैं? पीएच स्केल के माध्यम से। पीएच स्केल का विकास किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने। और पीएच स्केल में कितने तक की स्केल होती है? तो पीएच स्केल में आपकी 0 से लेकर 14 तक की स्केल होती है। जिसका पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच, 7 से कम होता है, वो कैसा होता है? अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो कैसा होता है? उदासीन। जिसका पीएच मान 7 से अधिक, 14 से कम होता है, वो कैसा होता है? क्षारीय। याद रखिएगा। और प्लाज्मा हमारे रक्त के पीएच मान को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा प्लाज्मा क्या करता है? रक्त को ब्लड के फ्लो में सहायक होता है। और प्लाज्मा ऑक्सीजन के परिवहन में भी सहायक होता है। जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है इसमें भी प्लाज्मा क्या होता है? सहायक होता है। बस ऑक्सीजन का परिवहन होता है किसके माध्यम से? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। उसी के माध्यम से क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और प्लाज्मा से अगर हम प्रोटीन निकाल दें, ये क्वेश्चन एक बार सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था। प्लाज्मा से अगर हम उसकी प्रोटीन निकाल दें तो शेष जो भाग बचता है उससे क्या बोलते हैं? सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। प्लाज्मा से प्रोटीन निकाल देने के पश्चात शेष बचे भाग को हम सीरम बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपसे डिस्कस कर लिए। हर पॉइंट को अच्छे से नोट करिएगा और रेगुलर वे पे रिवीजन भी करना है। अब चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी की खोज किसने की थी? तो मेल फंगी व स्वार्डम नामक 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने आरबीसी की खोज की थी। आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी का आकार होता है गोलाकार। कैसे होते हैं? गोलाकार आकार में आरबीसी होती है। कई बार एग्जाम में लाल रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कणिका भी कह देता है, या आरबीसी बोल देते हैं, या कई बार इरिथ्रोसाइट। अब एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हार्ड बनता है तो क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट पूछते हैं, ल्यूकोसाइट पूछते हैं, थम्ब्रोसाइट पूछते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमेशा अपनी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए? एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखिए कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, पहले किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो सीरीज चलाई है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके, कि जैसे आपके एसएससी के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर अदर एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे, उन्हीं सब का एनालिसिस करके जितने भी से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट थे उन्हीं सारे पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, ये क्या है? गोलाकार आकार की तो संरचना है, इसे आप देख सकते हैं कैसे? गोलाकार आकार की यह संरचना है। ये क्या होती है? आरबीसी। आरबीसी का आकार कैसा होता है? अभी मैंने आपको बताया था आरबीसी का आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोलाकार। और आरबीसी कैसी होती है? लाल होती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अब जैसे ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? ये डब्ल्यूबीसी है। क्या है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को और क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ये आपके जो गोलाकार संरचना ये क्या है? आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और ये भाग जो ये आपका पीला पीला ये भाग है, ये क्या है? प्लाज्मा का भाग है। किसका भाग है? ये पीला पीला ये जो भाग है प्लाज्मा का। यह रक्त का संगठन देख सकते हैं। और इधर ये देख सकते हैं, ये किसका भाग है? प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। तो रक्त में कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती? 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती। उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब चलिए पढ़ लेते हैं।
जो आरबीसी होता है इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में तथा इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? प्लीहा में। इसीलिए आरबीसी की कब्र किसको बोलते हैं? स्प्लीन। प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। आरबीसी में आपका क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। अब हीमोग्लोबिन में हिम जो होता है, हिम एक प्रकार का वर्णक होता है, जबकि ग्लोबिन जो होती है, ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, और हिम वर्णक के कारण ही आपके रक्त का रंग लाल होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? ब्लड का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। और जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो किन चीज़ों के खाने की सलाह देता है डॉक्टर? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने पर डॉक्टर जिनमें आयरन की मात्रा प्रचुर होती है उनको खाने की सलाह देता है, जैसे गुड़ होता है, आपका पालक होती है, और अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन तत्व पाया जाता है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार जब एग्जाम का लेवल हार्ड करना होता है तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल इन दोनों की संरचनाएं समान है, सिर्फ अंतर किसका? उसमें उपस्थित धातु का। हीमोग्लोबिन में पाई जाती है आपकी आयरन धातु, जबकि आपके क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु। बस इन दोनों धातु का अंतर होता है, बाकी दोनों की संरचना कैसी होती है? समान होती है। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है, जबकि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन नामक धातु पाई जाती है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लियर हो गया आपको? कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो केंद्रक का काम क्या होता है? केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण जो काम होता है कोशिका विभाजन, क्या? सेल डिवीजन में। अब जब आपके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो क्या आरबीसी में कोशिका विभाजन होगा? नहीं होगा। कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए, सीडीएस वगैरह के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरबीसी में कोशिका विभाजन होता है कि नहीं होता? तो आरबीसी में कोशिका विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें दो आपकी अपवाद है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, एक आपका ऊंट है, एक लामा। इन दोनों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी किसी भी जीव की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। और जब आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो इसमें कोशिका विभाजन भी नहीं होगा। इसके अलावा आपके आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता तो कौन सी क्रिया नहीं होगी? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके श्वसन में सहायक होता है। और आपकी आरबीसी में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसलिए आरबीसी क्या करेगी? श्वसन में भी भाग नहीं लेती। इन दोनों पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। आरबीसी कोशिका विभाजन नहीं करती और ना ही आरबीसी आपके श्वसन में भाग लेती है। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ऊंट तथा लामा, दो एक ऐसे जंतु जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इन दोनों के अलावा किसी के भी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो लगभग 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। और इसके पश्चात आरबीसी की क्या हो जाती है? मृत्यु। इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? आपकी स्प्लीन, प्लीहा में होती है। तो इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? आरबीसी की कब्र कहते हैं। अब जैसे आप यह संरचना देख सकती हैं, ये संरचना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाई थी कि आरबीसी में का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, ठीक। लेकिन भ्रूणावस्था में निर्माण यकृत में होता है। जब क्या होता है? बच्चा माँ के गर्भ में होता है, भ्रूणावस्था में होता है, उस समय जो होता है रक्त का निर्माण होता है यकृत में। उसके पश्चात क्या होता है? रक्त का निर्माण आपकी अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में भी आपके दो भाग होते हैं, लाल अस्थि मज्जा, पीत अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण होता है, जबकि पीत अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, ये आपके क्या? रेड बोन मैरो। कई बार इसको क्या होता है शॉर्ट में वो ऐसे पूछ सकते हैं, आरबीएम। आरबीएम में किसका निर्माण होता है? तो आरबीएम में आपका निर्माण होता है आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? वाइवियम में, येलो बोन मैरो में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इन दोनों को। अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, जैसे जहाँ पे भी ल्यू लिखा हो,
ल्यू का तात्पर्य क्या होता है, सफ़ेद होता है। क्या होता है, रंगहीन, सफ़ेद। जब कोई रंग ही नहीं तो क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा ना। तो ल्यू का तात्पर्य हमेशा क्या होता है, रंगीन होता है। तो इसीलिए आपकी WBC कैसे होती है, रंगीन होती है। जबकि आपकी RBC कैसे होती है, लाल होती है। RBC लाल क्यों होती है, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। ऐसे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जैसे जहाँ पे भी ओज लगा हो लास्ट में तो आपकी शर्करा होती। कई बार एग्जाम में आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं भी आ रहा होगा, तो अगर लास्ट में ओज लगा है तो ओज का तात्पर्य शर्करा होता है। अगर लास्ट में एज लगा है तो एज का तात्पर्य क्या होता है, एंजाइम। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लैक्टोज। लैक्टोज एक प्रकार की शर्करा होती है जो दूध में पाई जाती है। सुक्रोज, माल्टोज अनाज में पाई जाने वाली शर्करा होती है। ग्लूकोज एक प्रकार के सब क्या शर्कराएं हैं, तो इनके लास्ट में क्या होता है, ओज लगा होता है। अब एज, जैसे लाइपेज, एमाइलेज, ये सब क्या एज, ये प्रकार के क्या होते हैं, एंजाइम। इस तरह से कई बार कुछ वर्डों के आप करके समझ सकते हैं। आपको आंसर नहीं आ रहा होगा फिर भी आप समझ सकते हैं। जिससे अलग अलग बीमारियाँ हो जाती है, जैसे ल्यूकेनिया। तो ल्यूकेनिया आप समझ गए ना, ल्यूकेनिया मतलब WBC से संबंधित, ये रंगहीन होती है। चलिए अध्ययन करते हैं इसके बारे में। WBC की खोज किसने की थी, ग्रेबिल ने की थी। और WBC जो आपके दो प्रकार की होती है, एक ग्रेनोसाइट्स होती है, एक आग्रेनोसाइट। केंद्रक युक्त और केंद्रक विहीन। आपके WBC में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो WBC कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ग्रेनोसाइट्स और आग्रेनोसाइट्स। अब ग्रेनोसाइट के अंतर्गत कुछ आती हैं, जैसे आपकी क्या होती है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसेनोफिल्स, ये आपके ग्रेनोसाइट्स के अंतर्गत आती हैं। जबकि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट अग्रेनोसाइट्स के अंतर्गत आती हैं। अब जैसे आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये आपके मोनोसाइट्स हैं, इसेनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, ये सब क्या है, आपकी WBC अलग अलग प्रकार की। और WBC का मुख्य रूप से काम क्या होता है, WBC हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। क्या करता है, जैसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का पैथोजेंस क्या होता है, कोई भी ऐसा वाहक जिसके माध्यम से हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न होते हैं। कोई भी आपका वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई दूसरी चीज़ जिसके माध्यम से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। इसीलिए आपको पता है कि जो हमारी, जैसे हमारा ब्लड टेस्ट होना होता है या कोई दूसरे टेस्ट होने होते हैं, तो हम कहाँ पे जाके कराते हैं, पैथोलॉजी लैब बोलते हैं ना, कि पैथोलॉजी लैब में हमने टेस्ट करवाया, हमें अपनी रिपोर्ट लेनी है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पता करते हैं किस पैथोजन के कारण ये हमें बीमारी हुई, इसीलिए उससे हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी लैब। इसीलिए साइंस क्या होती है, आपके डेली में आसपास में जो चीज़ें हो रही क्यों हो रही हैं, अगर यही आप जानने की कोशिश करते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। हो सकता होगा कि अभी तक हम सब बोलते रहते हैं ना, पैथोलॉजी लैब, पैथोलॉजी लैब, लेकिन मतलब नहीं पता होगा कि क्यों बोलते हैं पैथोलॉजी लैब। इसलिए मैं आपको जो भी चीज़ समझाती हूँ उसके एक्सप्लेन जरूर करती हूँ। जैसे मैंने आपको पाचन वाले में समझाया था ना, कि भोजन में रोटी जो होती है, सादी रोटी खाते रहते हैं, थोड़ी देर पश्चात रोटी मीठी लगती है, इसका कारण क्या होता है। हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है, इसका क्या कारण होता है। दांत का क्षरण होने लगता है, क्या कारण होता है। हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन के सही समझाती हूँ आपको, ताकि एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ रटना पड़े, आपको उसका रीजन समझ में आना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक, क्लियर हो क्या। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे बेसोफिल्स का क्या काम होता है, न्यूट्रोफिल्स का क्या काम होता है। आप एग्जाम का पैटर्न पे देखेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाता है। कुछ टाइम पहले था तो ऐसा पूछ लेता है, प्रतिरक्षा तंत्र के लिए क्या होता है, WBC। लेकिन अब उसमें पूछता है कौन सी WBC किस काम में आती है। जैसे वेसोफिल्स आप क्या करती है, एलर्जी को खत्म करती है। जैसे हमारे शरीर में छोटी छोटी एलर्जी होने लगती है ना, उसी टाइम हमारी WBC में जो होती है वेसोफिल्स एक्टिव हो जाती है और हमारे एलर्जी को समाप्त करने का प्रयास करती है। न्यूट्रोफिल्स मुख्य रूप से बैक्टीरिया के प्रभाव को खत्म करने का प्रयास करती हैं। जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया के कारण अलग अलग रोग होते हैं, तो उनके प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स। इसोनोफिल्स हमारे परजीवी प्रभाव को समाप्त करती है। मोनोसाइट बैक्टीरिया का भक्षण करती है। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट में क्लियर रखिएगा। न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, उस बैक्टीरिया को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, उसका जो प्रभाव हो रहा है। जबकि आपके मोनोसाइट का काम क्या हो, ये उसी बैक्टीरिया का ही भक्षण करने की कोशिश करती है, कि उसी बैक्टीरिया का भक्षण करके उसकी पूरी प्रोसेस को समाप्त कर दे। जबकि न्यूट्रोफिल्स उस बैक्टीरिया के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करती है। लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी को उत्पन्न करती है। अब इसमें फिर आपके अलग अलग लिम्फोसाइट, जो जैसे T4 लिम्फोसाइट अलग अलग,
वो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछते, वो फिर मेडिकल स्टूडेंट को पूछते हैं। तो जैसे आपको पता होगा, यहाँ पे एक पॉइंट समझ लीजिए, जैसे एड्स रोग आप सबने सुना होगा, अभी कल मनाया भी गया था, क्या एड्स दिवस के रूप में मनाया गया था। अब एड्स में क्या होता है, व्यक्ति की जो T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं यही नष्ट होने लगती है। कौन सी कोशिका नष्ट होती है, T4 लिम्फोसाइट कोशिका। अब जब ये T4 लिम्फोसाइट कोशिका नष्ट होने लगती है तो उसका क्या होता है, एंटीबॉडी नहीं उत्पन्न हो पाती हैं। जब यही नष्ट होने लगती है, शरीर में एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो इसके कारण जब एंटीबॉडी उत्पन्न नहीं हो पाती तो शरीर में छोटी सी बीमारी हो जाती है, वो भी सही नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडी ही नहीं होती है। इसीलिए एड्स में कौन सी कोशिका नष्ट होती है, T4 लिम्फोसाइट कोशिका। अब एड्स कौन से वायरस से होती है, HIV वायरस से होती है। इसके अलावा एड्स से संबंधित 2 संस्थान हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब WBC का जीवन काल कितना होता है, तो WBC का जीवन काल लगभग 3 से 4 दिन का होता है। अब आपके WBC में केंद्रक पाए जाते हैं, जिससे क्या करेगी, कोशिका विभाजन। मैंने आपको RBC में बताया था ना कि RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता, और केंद्रक ही आपके सेल डिवीजन में सहायक होता है। इसीलिए RBC में जब केंद्रक नहीं पाया जा रहा था तो RBC में क्या हो रहा था, कोशिका विभाजन भी नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे आपकी WBC में केंद्रक पाया जाता है। अब जब केंद्रक पाया जाता है तो WBC में क्या होगा, कोशिका विभाजन भी होगा। अब WBC का निर्माण कहाँ पे होता है, तो WBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा के किस भाग में होता है, तो पीत अस्थि मज्जा में, येलो बोन मैरो में, YVM में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया आपको, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपको RBC के बारे में क्लियर हो गया, WBC के बारे में क्लियर होगा, इनका निर्माण कहाँ पे होता है क्लियर हो गया कि पॉइंट। अब चलिए देख सकते हैं, एक बार इमेज आप दोबारा देख लीजिए। जैसे ये इमेज किसकी, इरिथ्रोसाइट को आप क्या बोलते हो, WBC आकार में कैसे होती है, गोलाकार होती है। ये मोनोसाइट्स हैं, ये सब क्या WBC के अंतर्गत आती है। इसोनोफिल्स है, ये आप देख सकते हैं प्लेटलेट्स, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, क्या है प्लेटलेट्स के बारे में। अब ये आपके लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स है और बेसोफिल्स है, इन सब की संरचना है। अब WBC के अधिकता से क्या हो जाता है, ल्यूकेनिया नामक रोग हो जाता है। WBC के अधिकता से कौन सा रोग होता है, ल्यूकेनिया। और WBC की कमी से क्या होता है, ल्यूकोपेनिया नामक रोग हो जाता है। ल्यूकोपेनिया कमी से होता है, जबकि अधिकता से ल्यूकेनिया नामक रोग हो जाता है। और RBC और WBC दोनों का अनुपात कितना होता है, तो 600:1 का अनुपात होता है RBC और WBC। और सबसे ज़्यादा कौन सी कोशिका पाई जाती है, RBC पाई जाती है। अब चलिए हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। और प्लेटलेट्स की खोज किसने की थी, विलियम ओस्लर नामक वैज्ञानिक ने प्लेटलेट्स की खोज की थी। और मानव शरीर में 1.5 से 4 लाख तक प्लेटलेट्स पाई जाती है। और डेंगू, चिकनगुनिया, इन रोगों में क्या होते हैं, बहुत जल्दी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तो आपने कई बार लोगों को सुना होगा ना कि उसके एक एक रात में कई कई लाख प्लेटलेट्स कम हो जाती है, क्योंकि इन रोग में क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या अत्यंत बहुत कम होने लगती है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, लगभग 5 से 7 दिन ही होता है किसका, प्लेटलेट्स का जीवन काल। और हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मुख्य भूमिका क्या होती है, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, कैसे हल्की डिस्क टाइप की होती है, प्लेट नुमा संरचना होती है किसकी, प्लेटलेट्स की। और प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ही सहायक होती है। इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाई जाती है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन क्या करती है, आपकी ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है। आपको पता है कि हमारे शरीर में क्या होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है आपके प्लाज्मा में। और प्लेटलेट्स में क्या होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पाई जाती है। ये सब मिलके क्या करती थी, एक जालनुमा संरचना बना देती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जालनुमा जब संरचना बन जाती है तो इसमें जालनुमा संरचना में आपकी RBC फंस जाती है। जब RBC फंस जाती है तो जाल बन जाते हैं। इसी कारण क्या होता है, ब्लड रुक जाता है। हमें चोट लगती है ना तो कुछ समय पश्चात ब्लड रुक जाता है। उसमें क्या होता है, आपकी फाइब्रिनोजन प्रोटीन, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, इन सब की महती भूमिका होती है। ये एक जालनुमा संरचना बनाती थी जिसमें आके आपकी RBC फंस जाती है। इसके कारण उस जगह पे क्या होता है, क्लॉट बन जाता है, जिससे ब्लड का प्रवाह रुक जाता है। ये तो आप समझ के बाहर चोट लगने पे। लेकिन आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता, हमारे जो धमनी होती है, सिरा होती है, उसमें ब्लड प्रवाहित हो रहा होता है ना, तो फिर वो क्यों नहीं जमता।
क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, हिपैरिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। हिपैरिन नामक पदार्थ के कारण क्या होता है, शरीर के अंदर रक्त नहीं जम पाता। इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं और वीडियो बना पाती हूँ। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।